गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज नए साल पर आपको सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और ऑनलाइन देखने वाले सभी अपने जो दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, है ना। आज अपन बिल्कुल से नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम बताओ भाई। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। नोट डाउन कर लो, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, है ना। भारत की जल, ओके। ये जो टॉपिक है, दो शब्द आते हैं बेटा यहाँ, है ना। पहले समझो आराम से, ठीक है ना। हम कंफ्यूज रहते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड अपन पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक अलग से मेंशन कर रखा है मानसून की प्रक्रिया, ठीक है। जबकि अपन जलवायु पढ़ते हैं तो जलवायु में हम पढ़ते हैं कि जब भारत की अपन जलवायु की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भारत की जलवायु जो है उष्ण मानसूनी है, ठीक है ना। उष्ण और मानसूनी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जलवायु जब हम पढ़ेंगे तो कुछ शब्द हैं, जैसे जैसे अपन बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं बेटा? मौसम। और एक शब्द बोलते हैं जलवायु। क्या है? जल। दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है, बताओ तो भाई। हम मौसम को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वेदर। वेदर बोलते हैं ना। और इसको जलवायु को बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या बोलते हैं? क्लाइमेट, है ना। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि मौसम। एक गाना सुना है ना, कौन सा? हुँ? एक गाना है, ऐसे कोई गाना, पुराना गाना है कि तुम बदल ना जाना मौसम की तरह, है ना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी भावनाओं में जाओ। ये जो गाना है ना, इसमें कवि कहना क्या चाह रहा है? मौसम बदलता है, बदलता है ना। लेकिन वो ये गाना ही क्यों बनाया कि मौसम की तरह बदल ना जाना? वो ये भी गा सकता था कि तुम जलवायु की तरह मत बदल जाना। ये अच्छा नहीं लगता था? देखो बेटा, इसका भावार्थ ये था कि तुम जल्दी मत बदल जाओ, समझ रहे हो। जैसे जैसे मान लो ये कोई रीजन है, ये कोई स्थान है पर्टिकुलर, जैसे अपने अपने यहीं की बात करते हैं, फागी की करते हैं ना। और ये कोई पर्टिकुलर स्थान है, इस स्थान में यहाँ का तापमान क्या है? यहाँ का तापमान, यहाँ यहाँ वर्षा कैसी है, ठीक है। यहाँ आर्द्रता कैसी है? क्या है? आर्द्रता। और और यहाँ वायुदाब कैसा है? यहाँ वायुदाब कैसा? इन सब भौतिक दशाओं का जो अल्पकालिक विवरण होता है। अल्पकालिक समझते हो? बिल्कुल कल कम समय का। जैसे जैसे हम, जैसे मान लो अपन किसी को, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सफर करते हैं, या मान लो बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। तो आज से ही बात कर लें अगर, तो आप जाओगे तो सबसे पहले कहोगे आज मौसम बड़ा ठंडा है, बोलते हो ना? बोलते हो। और मौसम से लगभग हम जिन लोगों को नहीं जानते वहां से भी अपनी बातें शुरू हो जाती हैं कि आज मौसम बड़ा ठंडा है, कल का मौसम जो था उसमें इतनी ठंड नहीं थी भाई, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कल का मौसम इतना ठंडा नहीं था, आज ज्यादा ठंड है। क्या समझे इस बात से? क्या समझे? क्या समझे इस बात से कि कल का जो तापमान था वो आज के तापमान से अधिक था? समझे? यानी यानी कि जो कल जैसा जैसा भौगोलिक जो दशाएं थी वो आज नहीं है, और जो अभी है वो शाम को नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी ना।
इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष की वायुमंडल की अल्पकालिक दशाओं को मौसम कहते हैं ना। जैसे अब ठंड है, शाम को ठंड नहीं रहेगी, दोपहर में धूप निकली, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ते ही मौसम में परिवर्तन आ गया। जैसे अपने घर वाले बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सूरज निकल जाता है तो ठंड कम हो जाती है, मौसम बदल जाता है सूरज निकलने से, होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मौसम जो है ये वायुमंडल की अल्पकालिक दशा है। यानी कि आज जैसा मौसम है कल नहीं रहेगा, कल जैसा है वो कल परसों नहीं रहेगा, यानी कि मॉर्निंग में सुबह का जो मौसम है वो शाम को नहीं रहेगा। यानी कि जो भौगोलिक जो दशाएं होती हैं इनमें परिवर्तन होता है समय के अनुसार। और शॉर्ट में केवल ये समझना है कि जो हमारा वायुमंडल है उस वायुमंडल की अल्पकालिक जो दशाएं होती हैं उसे मौसम कहते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जलवायु जो है ये वायुमंडल की दीर्घकालिक अवस्था है बेटा। क्या है? दीर्घकालिक अवस्था है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी अध्ययन अपन इन्हीं बातों का करते हैं, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायुदाब है, या इसके अलावा जैसे कई बार हम बोलते हैं कि यहाँ चक्रवात आ गई, बोलते हैं ना, जो मौसमी जो भी घटनाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं, लेकिन करते हैं दीर्घकाल का, और लगभग करते हैं 30 साल का, लगभग 30 वर्ष का, 30 साल, ठीक है ना। अब समझो इन दोनों बातों में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं बेटा, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है। सबसे बड़ी बात है कि हमने कहा कोई स्थान है, उस स्थान में तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, आर्द्रता कैसी है, और वहां का वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, उन सब को अल्पकाल के लिए जो काउंटिंग करते हैं उसे मौसम कहते हैं ना। और उसी मौसम का अध्ययन अगर अपन लंबे वर्षों तक करते हैं ना, जैसे आप मैथ में औसत पढ़ते हो, औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो हमने देखा कि एक साल में 3 महीने सर्दी, 2 माह वर्षा हुई, बाकी सामान्य औसत रहा, और 3 माह ज्यादा तेज गर्मी रही। हमने अध्ययन किया, और अध्ययन किसका किया, ये जो हमारे सामने जो गणना आई, ये गणना आई मौसम के अध्ययन से आई ना। और इस मौसम का जो एवरेज हम निकालते हैं वो होती है वहां की जलवायु, ठीक है बेटा। और जलवायु जो होती है ना, जलवायु वो उस भौगोलिक स्थान पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, सबसे ज्यादा। कैसे डालेगी बेटा, समझो। जैसे मान लो गर्म जलवायु, गर्म का मतलब वहां तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा, गर्म जलवायु होगी, तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। हम अपने आप में ये बोलते हैं कि हम गेहुए कलर के व्यक्ति हैं, बोलते हैं ना, जबकि एक्चुअल में अपन है काले। और जब हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं, हमने पढ़ा है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा से जो नीचे का जो भाग होगा वो किस में जाएगा बेटा। जैसे देखो ये अपनी पृथ्वी है ना, और इस पृथ्वी के ऊपर जब मैं बात करता हूं ये 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री से जब मैं बात करता हूं 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है ना। और हमने यहां देखा था कि यहां जो अपना सूर्य है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में लगभग प्रकाश पूरे वर्ष भर सीधा रहता है क्या बेटा, क्योंकि इसको अपन बोलते हैं मकर रेखा, और 23.5 डिग्री जो उत्तर में है इसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा, बोलते हैं ना। और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है 21
21 जून को चमकता है ना, और इसीलिए हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है ना। फिर हम कहते हैं कि मकर रेखा पर चमकता है 22 दिसंबर को, इसीलिए हमने कहा कि अब ये जो 22 दिसंबर थी ना बेटा, इस दिन हमारे सबसे छोटा दिन था और सबसे बड़ी रात थी। क्यों थी? क्योंकि सूर्य नीचे दक्षिण में आ गया मकर रेखा पर, तो हमारे भारत में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब अपन बात करते हैं तो सूर्य किरण दूर लेट तक पहुंचती है, और उस वजह से कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश देरी से पहुंचता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भूमध्य रेखा पर सूर्य कब रहता है 21 मार्च और 23 सितंबर रहता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। देखो ध्यान से, सूर्य इनके बीच में वर्ष भर रहेगा, और वर्ष भर रहेगा तो बेटा ये जो एरिया है आपका, इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। तो ये गर्म कटिबंध है कि नहीं? और यहां अब अपने को समझना क्या था? समझना यह था कि अपना जो भारत है वो इस 23.5 डिग्री से आधा तो नीचे है कि नहीं, और आधा ऊपर है। क्योंकि जब 23.5 डिग्री से बात करता हूं तो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात से शुरू होता है, और मित्र याद करवाया था ना। तो इससे जो ऊपर का भाग होगा वो कुपोषण में होगा कि नहीं, और जो दक्षिण का भाग होगा ये किस में होगा? उष्ण में होगा। तो हम जब देखते हैं जलवायु की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दक्षिणी भारत के लोग उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक काले होते हैं। वो जन्मजात नहीं होते बेटा, उनका प्रभाव जलवायु का होता है। समझ रहे हो? जैसे एक काम करता है कोई व्यक्ति, ऑफिस का करता है ना, तो वो एक्चुअल में भयंकर काला है तब भी वो थोड़ा ठीक लगेगा ना। और दूसरी बात, अगर कोई आदमी हलवाई का काम करता है तो वो चाहे कितना ही गोरा हो तो काला होगा। इसका मतलब जो वातावरण की जो दशाएं हैं वो प्रभावित करती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि दक्षिणी भारत के लोग उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक काले। पहली बात, मानव के ऊपर प्रभाव हुआ। दूसरी बात, जब हम भारत की जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मरुस्थल के जो लोग होते हैं वो अधिक आलसी होते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि वहां की जो जलवायु दशाएं होती हैं वो उन्हें वैसा बना देती है, जबकि पर्वतीय भागों के जो लोग होते हैं वो अधिक फुर्तीले होते हैं। दूसरी बात, पर्वतीय भागों के जो लोग होते हैं उनका कद जो है वो कम होता है, जबकि मैदानी भागों के जो लोग हैं उनका कद जो होता है वो अधिक लंबा होता है। फैक्टर प्रभाव करता है बेटा, जलवायु प्रभावित करती है, क्योंकि वहां की जलवायु ही ऐसी है, भौगोलिक दशाएं ऐसी हैं पर्वतीय भागों पर कि कोई मेरे जैसा चला जाए वो तो एक दिन, जैसे मान लो वो पूरे दिन जाते हैं, तो एक पहाड़ से चढ़कर दूसरी चोटी पर अपने जैसे अपन ताऊ जी के घर जाते हैं, चाची के घर जाते हैं, तो वो अपन तो मैदान से भागकर जाते हैं, वो एक पहाड़ी से चढ़कर दूसरे पे मेरे जैसा चला जाए तो बीच में रुक जाए, दूसरे दिन ही वापस अपने घर जाए, क्योंकि चला ही नहीं जाए। समझ रहे हो? क्योंकि वहां की जो दशाएं हैं बेटा वो उनको ऐसा बनाती हैं। देखते हैं जैसे उत्तराखंड के लोग देखते हैं, अपन पूर्वी भारत के जितने भी लोग हैं उनका कद देखना आप, है ना। क्योंकि वहां की जो पर्वत की जो दशाएं हैं वो उन्हें ऐसा, जलवायु की दशाएं ऐसा बनाती हैं। नेक्स्ट, कि वहां जो खनिज होंगे वो प्रभावित होंगे। नेक्स्ट, वहां की जो अनाज यानी कि कृषि जो होगी वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी ना। जैसे अपन बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो करेवा घाटी है, करेवा जो मृदा है, वहां अपन केसर की खेती करते हैं। क्यों भाई? राजस्थान के मरुस्थल में क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि बेटा अपने ये बालू रेत है, जब ये गर्म होती है तो भी एकदम से गर्म होती है, और ठंडी होती है तो भी एकदम से ठंडी होती है, तो फसलें बनेंगी नहीं भाई। अपने यहाँ अपन बोलते हैं आक,
और अपने बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते थे बेटा कि आग जो है वो अगर जल गया तो सर्दी तेज है, बोलते थे क्या? आग, आग समझते हो? आंकड़ा, वो अगर जल रहा है तो सर्दी तेज है, समझ रहे हो? तो मान लो कि ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी किससे प्रभावित होती हैं बेटा? जलवायु से। किससे प्रभावित होती हैं? जलवायु से। तो समझ आया, समझ आया कि मौसम और जलवायु प्रभावित करते हैं। मौसम की जो दीर्घकालिक जो एवरेज निकालते हैं उसे ही अपन क्या बोलते हैं? जलवायु। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाल दो मौसम, हेडिंग डाल दो मौसम। और मौसम में लिखना शुरू करो, मौसम। मौसम में लिखो किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक, अल्पकालिक वायुमंडलीय, अल्पकालिक वायुमंडलीय, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को, दशाओं को मौसम, को मौसम कहा जाता है। अर्थात, अर्थात किसी, किसी समय, किसी स्थान के वायुमंडल की, वायुमंडल की भौतिक दशाएं, की भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं मौसम कहलाता है, मौसम कहलाता है, मौसम कहलाता है ना, भौतिक दशाएं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी में लिखो जैसे, जैसे, जैसे। और जैसे में, जैसे तापमान है, वहां का क्या है? तापमान है ना, वहां का तापमान है। तापमान के अलावा आर्द्रता है, वहां वर्षा कैसी है, वहां का वायुदाब कैसा है, वायुदाब। तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वो सब जो है वो भौतिक दशाएं होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक दशाएं होती हैं, भौतिक दशाएं होती हैं, भौतिक दशाएं होती हैं। ठीक है ना। नीचे वाली लाइन से लिखो मौसम शब्द की उत्पत्ति, मौसम, मौसम शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, अरबी भाषा के, भाषा के मौसीम शब्द से हुई है, अरबी भाषा के मौसीम शब्द से हुई है, मौसीम शब्द से हुई है,
जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, क्या है बेटा? अर्थ बताओ। पवनों की दिशा में, पवनों की दिशा में ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? मौसम। क्या कहलाता है बेटा? मौसम। जैसे जैसे अपन भारत की बात करते हैं और भारत की जब मानसून की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिम से जो मानसून आता है वो भारत में वर्षा करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रीष्म काल में जो पवनों की दिशा थी वो कौन सी थी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है ना। और वैसे ही जब अपन बात करते हैं कि शीतकाल में जब मानसून आता है उत्तर पूर्व से आता है और दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, जो कि कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। यानी कि ऋतु परिवर्तन हुई और हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन हो गया ना। इसलिए क्या है? मौसम शब्द का अर्थ है कि पवनों की दिशा में ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो क्या है? मौसम। अब हेडिंग डाल दो बेटा जलवायु। जलवायु, जलवायु है ना। और जलवायु में लिखो किसी स्थान की दीर्घकालीन, किसी स्थान की दीर्घकालीन, ब्रैकेट में लिख देना बेटा लगभग 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष, दीर्घकालीन लगभग 30 वर्ष अवस्थाओं को नहीं, वायुमंडलीय दशाओं को, है ना। किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को, वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। इसमें भी बेटा अपन तापमान का अध्ययन करेंगे, वर्षा का करेंगे, वायुदाब का करेंगे, जो भी वहां की भौतिक दशाएं हैं उनका सबका अध्ययन यहां भी करेंगे, लेकिन यहां करेंगे एवरेज में, यानी कि 30 सालों की अवधि निकालेंगे कि उसमें एवरेज क्या रहा, ठीक है ना। फिर यहां लिखो भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु अगर ऑप्शन में आ जाए मानसूनी तो मानसूनी करना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में जुड़ा शब्द आ जाए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु तो उष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या बेटा? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब यहां नोट डालकर एक बात जरूर लिख लो, नोट डालकर एक बात जरूर लिखो पहले लिख दो मौसम, और मौसम के सामने लिखो अल्पकालिक
अल्पकालिक व परिवर्तनशील। अल्पकालिक और परिवर्तनशील। जब मैं अगर जलवायु की बात करता हूं तो ये क्या होगी बेटा, दीर्घकालिक। क्या होगी, दीर्घकालिक। परिवर्तनशील होगी या अपरिवर्तनशील, बताओ। परिवर्तनशील व परिवर्तनशील। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है बेटा, ये हमें दृष्टिपात नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई नहीं देता है, हमें महसूस नहीं होता है, नहीं होता ना। जैसे समझो, अपने कोई छोटे भाई बहन होता है और वो हमेशा अपने पास रहता है, तो हमें पता नहीं लगता है कि उसकी हाइट बढ़ रही है, वो मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, नहीं लगता है, क्योंकि अपन रोज देखते हैं उसको। लेकिन वैसे ही जैसे मान लो अपने मामा जी का लड़का है और वो कई दिनों से हमारे पास आता है, और फिर मान लो उसकी हाइट बढ़ती है, और तू लंबू हो, अपन बोलते हैं ना। जबकि अपने वाला चाहे हो जाओ 7.5 फीट का, अपन उसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बेटा डेली देखते हैं अपन उसको। तो वही चीज है कि ये जो परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल धीरे धीरे परिवर्तन होता है, इसको अपन डेली देखते हैं। तो ये परिवर्तन हमें क्या है, जलवायु परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है, ये हमें महसूस होता है आने वाली पीढ़ियों में। जैसे आज अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं, अपने माता पिता जो हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे टाइम में इतनी सर्दी पड़ती थी भाई, अब सर्दी कम हो गई। बोलते हैं कि नहीं बोलते, अब केवल जनवरी में पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके समय जो जलवायु थी, उस समय परिवर्तन है आज की जलवायु में, हुआ है ना। एक दिन में नहीं हुआ बेटा ये। और जिस दिन एक दिन में ये परिवर्तन होता है, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की तरह कभी ना कभी सभ्यता में शामिल होंगे। और जो भविष्य में पढ़ेंगे वो कहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति खड़ा था, उसके हाथ में ऐसे मार्कर था। संभवतः हो सकता है कि वो बच्चों को डरा रहा हो, है कि नहीं। जलवायु जब अचानक से परिवर्तन होगा ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को अपन पढ़ते हैं, तो वह उसमें भी मनुष्य रहते थे और नगरीय सभ्यता थी बेटा, अपने से बहुत ज्यादा डेवलप थी। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वहां सुदृढ़ नाली व्यवस्था थी, घरों के बाहर कचरा पात्र रखे होते थे, मकान जो थे वो गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे, समकोण पर काटती थी। अपने समकोण पे बसा हुआ शहर जयपुर ही है, और उसके बाद वास्तु के अनुसार बसा हुआ है चंडीगढ़। पूरे भारत में केवल जयपुर और चंडीगढ़ ही हैं जो सही बसे हुए हैं। समझे इस बात को। तो हमने यहां तक समझ लिया कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे है भाई, समझना। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है कि भारत जो है वो आधा भाग जो है, भारत का आधा भाग जो है वो कहाँ है, शीतोष्ण कटिबंध में, है कि नहीं है। और आधा भाग जो है वो कहाँ है, उष्ण कटिबंध में। ये अपना भारत है। और जब भारत की अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत के लगभग क्या कंफर्म ही है कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती, इसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं भाई, कर्क रेखा बोलते हैं ना। और ये जो कर्क रेखा है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती। इससे जो दक्षिण का भाग है ये क्या रह गया, उष्ण। क्या रह गया, उष्ण कटिबंध। और उत्तर का भाग है ये क्या हो गया, शीतोष्ण। शीतोष्ण हो गया ना, हो गया। अब जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा तो हमने कहा कि उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो हिमालय जो है वो इसी तरह फैला हुआ है, धनुष की आकृति में फैला हुआ है, हिमालय पर्वतमाला, है कि नहीं, है ना। और यहाँ से यंगयप दर्रा है नामचा बरुआ के पास से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, और फिर यहाँ दोबारा से पहाड़ियां हैं,
नागा, जिसको पटकाई भूमि, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियां कहते हैं, और इसी का अवशेष नीचे जाकर अंडमान निकोबार है कि नहीं। इसी श्रेणी को अपन बर्मा में अराकानी उमा कहते हैं, यानी कि इधर से तो कोई हमारे पास कुछ आ ही नहीं सकता। और जब हम विश्व की बात करते हैं तो इससे ऊपर का जो भाग है वो एशिया का भाग है, जो कि साइबेरिया का भाग है। किसका भाग है? साइबेरिया। और साइबेरिया एनी टाइम बर्फ से ढका रहता है, ठंडा प्रदेश है। तो जो साइबेरिया से जो हवाएं चलकर आती हैं हमारे भारत की तरफ, ठंडी हवाएं आती हैं, उन ठंडी हवाओं को रोक कौन लेता है? हिमालय। रोक लिया तो इसका मतलब ठंडी हवाएं हमारी तरफ नहीं आई ना। दूसरी बात है कि ये जो उष्ण कटिबंध है, दक्षिण भारत वैसे ही गर्म रहता है। और जब 21 जून को हमने पढ़ा था, 21 जून को जब सूर्य कहाँ चमकेगा? सीधा कर्क रेखा पर, और यहां सीधा चमकता है। तो इसी समय हमारा ये जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल, और ये जो थार का मरुस्थल है ये अत्यधिक गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। और यहां जब गर्म होगा, तापमान जब बढ़ेगा बेटा, तापमान जब बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा? वायुदाब क्या होगा? घटेगा, माइनस में जाएगा। तो यहां हमने देखा थार का मरुस्थल जो है अपना, ये थार का मरुस्थल, इसमें तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है और फिर हवाएं गर्म होकर लू चलती हैं अपनी। तो ये हवाएं जब गर्म हो जाती हैं तो यहां से उठती हैं और ऊपर चली जाती हैं, और उठकर ऊपर जाएंगी तो वो जगह तो खाली होगी, और जब जगह खाली होगी तो पास वाली आएंगी। अपन गाड़ी बस में जाते हैं, मान लो 2-3 घंटे से खड़े हैं, और कोई आदमी जैसे ऐसे सीट पर हाथ रख के थोड़ा सा ऐसे उठता है तो अपन 5-6 ऊपर खड़े हो जाते हैं, भाई साहब थोड़ा सा हटो, देखें हम भी बैठ जाएं। तो वही हालत होती है यहाँ। ये जो पौने होते हैं, ये पौने जब ऊपर उठते हैं तो यहाँ पास की पौने यहाँ इसके पास जाने का प्रयास नहीं करेंगी क्या? करेंगी ना। तो ये जब इनके पास जाएंगे तो ये अपनी जगह खाली करेंगी, तो इसके पीछे वाले इनकी ओर भागेंगे, फिर इनकी पीछे वाले इनकी ओर भागेंगी ना। और यहां जाते ही इतनी गर्मी है कि वो फिर गर्म होकर ऊपर उठ गई। समझ गए इस बात को? तो एक सर्किल शुरू हो गया कि थार मरुस्थल में जो पौने पहुंचे वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, और वहां जो पहुंचे फिर वो सर्किल चलने लग गया। यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पौने चलती हैं। ये निम्न वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब है, यहां से पौने चलेंगी, और जैसे चलेंगी तो हमने पढ़ा है कि 0 डिग्री से नीचे स्थायी पौने चलती हैं, जिनको व्यापारिक पौने कहते हैं, और व्यापारिक पौने 0 डिग्री को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। अपन रस्सा कस्सी देखिए ना, अपन देखिए, जिसमें ताकत होगा वो खींच लेगा। तो यहां जो पौने होंगे बेटा, जो व्यापारिक पौने दक्षिणी गोलार्ध में थी, वो इस वायुदाब, निम्न वायुदाब के कारण इन पौनों को उत्तर की ओर खींच लेता है। और फिर हमने पढ़ा कोरियोलिस बल अपनी दाईं ओर मोड़ देता है, और जैसे ही मोड़ेगा तो ये इसकी ओर भागेंगी नहीं, और भागेंगी तो जब समुद्र के ऊपर से जाएंगी तो पानी लेकर जाएंगी, और पानी लेकर जाएंगी तो अपने भारत में वर्षा करेंगी। और मानसून शब्द मैंने यही बताया था कि ऋतुओं के अनुसार जो पौने बदलती हैं ना। तो हमने क्या लिखा? भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी। तो उष्ण तो क्यों है? क्योंकि भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में है। दूसरी बात यह है कि हिमालय जो है वो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठंडी हवाएं जो कि साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको भारत में नहीं आने देता है। फिर कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता तो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, और मानसूनी पवनें भारत की भूमि की ओर आगे बढ़ती हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं उष्ण मानसून। समझ आया? अब हेडिंग डालो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारक तो बेटा आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से, अभी उसी की बात कर रहे हैं, अक्षांश
भाई सीधी सी बात है बेटा, जो जो ऊपरी अक्षांशों में होगा, जिन अक्षांशों में जो देश स्थित है वहां वैसी जलवायु पाई जाएगी। जैसे समझो ये अपना पृथ्वी है, ये अपना 0 डिग्री अक्षांश है, और इससे जब अपन बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, फिर अपन बात करते हैं कि 66.5 डिग्री जो है 66.5 डिग्री दक्षिण में और 66.5 डिग्री उत्तर में। तो ये जो हमारी पृथ्वी को हमने डिवाइड कर रखा है, इसे अपन कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कहते हैं ना, या इसको अपन कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। ये भी शीतोष्ण या उपोष्ण है, शीतोष्ण या इसको कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण या उपोष्ण कहते हैं ना। अब समझो ये जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं? उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण, उष्ण कटिबंध। अब समझो कोई देश मान लो यहां स्थित है, तो आप कह दोगे यहां दशाएं कैसी है? शीतोष्ण। और मान लो कोई देश यहां स्थित है, तो आप क्या कहोगे? उष्ण। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? अक्षांश, यानी कि अक्षांशीय स्थिति। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, अक्षांशीय स्थिति करेगी प्रभावित, जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी बेटा। कि जैसे ही आप बात करोगे जैसे कोई अक्षांश पे कोई देश स्थित है, तो हम कहते हैं 66.5 डिग्री पर स्थित है, तो हम कहेंगे यहाँ शीत दशाएं हैं, क्योंकि यहाँ ठंडे टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं बेटा। अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ ठंडी जलवायु है, ठीक है ना। फिर दूसरी स्थिति बताओ क्या प्रभावित करेगी? समुद्र तल से दूरी। तो सबसे पहले लिख लो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कैसे प्रभावित करेगी बेटा? समुद्र तल से ऊंचाई बताओ क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वायुमंडल में ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल में तापमान की कमी होती है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो मान लो ये, जैसे हमने देखा कि ये जो कोई भाग है और ये अपना था समुद्र। क्या था बेटा? समुद्र। और इसे अपन कहते हैं समुद्र तल। क्या कहते हैं? समुद्र तल, समुद्र तल। अब समुद्र तल से जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, जैसे इस चोटी पर गए, तो जो हमने ये ऊंचाई तय की है, इस ऊंचाई में तापमान घटेगा। क्या होगा? तापमान घटेगा। और तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा, तो वायुमंडल ठंडा ही होगा ना। इसीलिए अपन कहते हैं जम्मू कश्मीर, याद किया था, वुलन डाल लो, किया था ना। क्यों किया था? इसीलिए किया कि बेटा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है? तापमान कम होता है ना। तो जितनी भी अच्छे स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो हैं, जिनको अपन बोलते हैं हिल स्टेशन, वो पहाड़ी क्षेत्रों में है ना। फिर तीसरा जो काम है, इसका प्रभाव डालता है समुद्र तल से दूरी। क्या करेगी बेटा? समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी। ये कैसे प्रभावित करेगी? समुद्र तल से दूरी कैसे प्रभावित करेगी? जैसे मान लो ये कोई समुद्री भाग है, ठीक है ना, ये समुद्री भाग है। यहां से कोई जल लेकर कोई पवन इसके ऊपर से निकली ना, और वो स्थल भाग पर पहुंचेगी, तो जहां नजदीक होगा स्थल भाग वहां वर्षा अधिक होगी, और जो दूर रह जाएगा तो वो बीच में बरसते लास्ट में कम पहुंचेगा। यही कारण है कि राजस्थान में कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि अरावली के तो समानांतर अरब सागर की धारा निकल जाती है, और बंगाल की खाड़ी की धारा जब मौसिनराम से वापस मुड़कर आती है, तो बाहर अपने राजस्थान तक पहुंचते उसके पास पानी की मात्रा कम रह जाती है।
समझ गए? बुआजी मान लो, अपने घर बुआजी आती है ना, और मान लो अपने सभी भाइयों के या आपके पापा जी के सभी भाइयों के एक सिद्ध में मकान, और सबसे पहले रास्ते पे बड़े ताऊ जी के घर आ गई। अब मान लो वो मिठाई या केले जो भी लेके आए, और उनके पास हैं बच्चे ज्यादा, तो वो बच्चे ले लेके भाग गए, तो उनके पास ज्यादा रह गई, और लास्ट में अपने अपने वाले घर हैं, अपने तक पहुंचेंगे तो शायद हो सकता है 2-4 टॉफियां बची, वो भी बड़ी मुश्किल से। वही कहानी है कि बेटा समुद्र तल से जैसे जैसे पवनें दूर जाती हैं, लंबी दूरी तय करती है, शुष्कता बढ़ जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ भाई। पवनें नहीं डालती क्या प्रभाव? स्थायी पवनें प्रभाव डालती हैं बेटा, क्योंकि जब अपन मानसून की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उत्तरायण में जाने पर व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं, तो स्थायी पवनें प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा बताओ, वन प्रभाव नहीं डालते क्या? वन डालते हैं ना, क्योंकि जहां वन क्षेत्र अधिक होगा वहां आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता होगी, और जहां से आर्द्रता पवनें लेकर जाएंगी वो वर्षा करेंगी ना, वन। नेक्स्ट बताओ, अक्षांशीय स्थिति हमने देख लिया, समुद्र तल से ऊंचाई देख ली, समुद्र तल से दूरी, स्थायी पवनें हैं, वन है। नेक्स्ट है मृदा भी प्रभावित करती है बेटा, मृदा भी प्रभावित करती है ना। मृदा जैसे अपने मरुस्थल की जो मृदा है वो प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि दिन में जैसे ही सूरज निकलता है तापमान एकदम से बढ़ जाता है, और मरुस्थल में वो ही इतनी तेज गति से ठंडा हो जाता है ना। तो अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, स्थायी पवनें, वन और मृदा प्रभावित करते हैं किसको? जलवायु। ठीक है, तो इनमें से भारत की जलवायु को कौन प्रभावित करेगा? इनमें से भारत की जलवायु को भी तो प्रभावित करेगा ना। तो नेक्स्ट इसमें 2 लाइनें नीचे खाली छोड़ दो, कोई अगर अपने को एक आधा कारण और याद रहेगा तो अपन नोट करवा देंगे, बाकी हेडिंग डाल दो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति करती है कि नहीं करती बेटा? करती है ना। दूसरा करता है हिमालय की स्थिति, हिमालय प्रभावित करता है ना, हिमालय की स्थिति। क्योंकि अगर हिमालय से जो ठंडी पवनें भारत में आती तो हम नहीं कह सकते कि उष्णकटिबंधीय जलवायु होती, क्योंकि यहाँ शीत कटिबंध की दशाएं विकसित हो जाती। नेक्स्ट, हिंद महासागर प्रभावित करता है ना, हिंद महासागर। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि भारत में थार के मरुस्थल में जब उच्च तापमान बढ़ता है तो वायुदाब निम्न होता है, और वायुदाब निम्न होगा तो वो पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध से चलकर आती हैं, व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो 0 डिग्री को पार करके आती और हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। अगर वहां हिंद महासागर नहीं होता, स्थल भाग होता, तो वर्षा कहां से करती? नहीं करती ना। तो हिंद महासागर प्रभावित करता है। इसके अलावा बताओ चक्रवात। भारत में चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं बेटा, खूब प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जेट स्ट्रीम धाराएं, जेट स्ट्रीम की जो धाराएं होती हैं वो प्रभावित करती हैं। इसके अलावा
अल नीनो, अल नीनो व ला नीनो, अल नीनो व ला नीनो प्रभावित करता है ना भारत को। अल नीनो जो है ये गर्म गर्म महासागरीय धारा है बेटा, और ये जब विकसित होती है तो भारत का मानसून यहाँ कमजोर पड़ जाता है, ठीक है ना। पेरू के तट पर उत्पन्न होती है अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो जो है ये गर्म है, कैसी है, गर्म, और जब ये उत्पन्न होती है तो भारत का मानसून कमजोर होता है। क्या होता है, भारत का मानसून कमजोर। ये सिद्धांत में पढ़ेंगे भैया अपन, अल नीनो और ला नीनो का सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति में अहम योगदान है इसका, ठीक है ना। डिटेल वहां करवाऊंगा। अल नीनो और ला नीनो गिलबर्ट ने दिया था बेटा, गिलबर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, एक बोलते हैं दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन जो है ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। क्या होता है बेटा ये दक्षिणी दोलन? ये बेटा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के तापमान का अंतर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि हमने देखा उच्च वायुदाब जहां होगा उससे निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती है ना। तो अगर मान लो हिंद महासागर में तापमान निम्न वायुदाब विकसित हो गया तो पवनें अपने भारत की ओर नहीं चलेंगी ना, तो मानसून कमजोर होगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन। ये महासागर की दशाएं होती हैं, हिंद और प्रशांत महासागर की दशाएं। अगर इनके तापमान में डिफरेंस आएगा तो भारत का मानसून कमजोर होगा। समझ गए मेरी बात? और अगर हिंद महासागर का वायुदाब जितना स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, उच्च वायुदाब होगा, तो भारत में मानसून उतना ही तीव्र आएगा कि नहीं? क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें तीव्र गति से चलेंगी। तो दक्षिणी दोलन जो है ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अब कल की क्लास में बेटा अपन पढ़ेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए, क्योंकि हर एक विद्वान अपने अपने विचारधारा से बताता है कि भारतीय मानसून ऐसे उत्पन्न होती है, भारतीय मानसून ऐसे। तो हम मुख्य सिद्धांत करेंगे। तो हेडिंग डाल दो, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। और इसी के साथ अपनी ये क्लास आज यहीं विराम देते हैं। बाकी की जो क्लास होगी वो अपनी कल होगी। ओके भाई।